आज लॉज ऑफ मोशन का बारी है ना, उसी सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर होके आना अच्छा रहेगा, ठीक ना। लिखो बॉक्सेज ए एंड बी, बॉक्सेज ए एंड बी आर स्लाइडिंग, boxes A and B are sliding as shown. The hand H is slowing them down. The hand H is slowing them down. Here ये लिख लो एफ ए ऑन बी, एफ ए ऑन बी रिप्रेजेंट फोर्स ऑन बी, रिप्रेजेंट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, रिप्रेजेंट फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. Which of the following are correct? Which of the following are correct? देखो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये मतलब वही ऊपर वाला कॉपी कर देना, केवल ये सब ना जो मार्क है इक्वालिटी या ग्रेटर देन वो चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर में जो 4 गो टर्म लिखे हैं वो चारों ऑप्शन में सेम है. हाथ उतना बढ़िया नहीं बना है, बाकी ठीक है. ए का मास बी से ज्यादा बोला है, स्लोइंग डाउन भी बोला है ना, ठीक है. दोनों ब्लॉक राइट साइड जा रहा है और स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है. स्पीड कम होने का कारण क्या है इस क्वेश्चन में? हैंड फोर्स लगा रहा होगा. किधर लगा रहा होगा? लेफ्ट साइड. द हैंड इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द सिस्टम टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसके चलते सिस्टम का स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है. कौन सा? बी, बी ऑप्शन दिया है. हाँ बी वाला.
देखना जा जरूर रहा है राइट साइड, बॉडी जाता उधर है जिधर उसका वेलोसिटी होता है, लेकिन सोचो एक्सेलरेशन किधर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है स्लो डाउन हो रहा है, मतलब हाथ इस पूरे पे लेफ्ट फोर्स लगा रहा होगा, मतलब पूरे का अगर एक्सेलरेशन का बात करोगे ना तो वो लेफ्ट की तरफ है ना। अब मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, ये मान लो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, और ये एक फोर्स लगा रहा है हैंड। तो एन जो बेसिकली हम दिखा रहे हैं वो देखो ये वाला फोर्स हो गया, ये ना है नॉर्मल रिएक्शन, तो इसी को हम नाम दे दिए नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ ए ऑन बी मतलब ये हो गया, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये जो देख रहे हो एफ बी ऑन ए, ये हो गया ये वाला फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और जो कैपिटल एफ हम दिखा रहे हैं वो तुम इसको भी बोल सकते हो और तुम इसको भी बोल सकते हो, क्या ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर है, जितना हाथ बी पे लगाएगा लेफ्ट की तरफ उतना ही बी रिएक्शन में हाथ पे लगाएगा राइट की तरफ। अगेन दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक ना। तो ये तो ठीक ही है कि बराबर होगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर था, ये भी बराबर होगा, ये भी ठीक है क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। मेन इन दोनों को कंपेयर कर लो, एफ बड़ा कि एन बड़ा, ठीक ना। तो वो देखो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, इसके लिए इक्वेशन अगर लिखोगे, मास सेम बोला है, अच्छा दिया हुआ है ना, ठीक है। ए के लिए एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ, और यहाँ से अगर देखेगा तो एफ माइनस एन इज एम बी इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ से तुम कंपेयर कर लो एफ और एन को, एम ए बड़ा है एम बी से, ठीक है। पूरे का अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो दोनों का ऐड करके निकाल सकता है, तो दोनों ऐड करेगा तो सोचो एक्सेलरेशन क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो तो एक्सेलरेशन आएगा एफ बाई एम ए प्लस एम बी। अब ए को यहाँ पे पुट करके तुम कंपेयर कर सकता है एफ और एन का वैल्यू, है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर दिया है, मिला लो। सर ये रिटार्ड कर रहा है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता, मतलब एफ तो बड़ा ही होगा, मैं रिटार्ड कर रहा है। हाँ देखो एक बढ़िया उपाय भी था, इसका एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट, मतलब इस पे नेट फोर्स किधर होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ, मतलब एफ बड़ा कि एन बड़ा, एफ बड़ा, तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो सिंस दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग लेफ्टवर्ड तो नेट फोर्स मस्ट बी लेफ्टवर्ड, मतलब एफ बड़ा होगा एन छोटा होगा तभी नेट फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ। तो ये कैलकुलेशन से बच सकते हो, ठीक ना। मतलब एम ए एम बी के बीच में रिलेशन जो दिया है वो किसी काम का नहीं है ना, यही मतलब हुआ लास्ट लॉजिक से, ठीक। नेक्स्ट लिखो, the system shown is in equilibrium. Find normal reaction by vertical wall. Find normal reaction by vertical wall on the sphere. Find normal reaction by vertical wall on the sphere.
बाकी हम डायग्राम में दिखा रहे हैं। फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, एक वर्टिकल वॉल है और एक इंक्लाइंड वॉल है। ना 45 दिया है, 45 न्यूटन। ए और बी मिला के एफबीडी बनाओ तो, ए और बी मिला के। तो देखो एक नॉर्मल, ये कौन लगाया? वॉल। यही पूछा है, ठीक ना। इसके अलावा दो नॉर्मल दिखाओ ऐसे। ये कौन लगा रहा है? इंक्लाइंड प्लेन जो है। फिर एक इसका वेट और एक इसका वेट, ठीक है। N1 पूछा है ना। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक कर दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। पूरे सिस्टम के लिए अलग अलग बनाने का जरूरत नहीं है। तो अगर वर्टिकल में देखोगे तो हो जाएगा, देखो ये 37 होगा ना। तो वर्टिकल में अगर बात करोगे, देखना नॉर्मल अलग अलग लेना। तो N2 प्लस N3 cos 37 इज इक्वल टू 2G प्लस 4G वर्टिकल में, है ना। तो इससे हमको N2 प्लस N3 आ जाएगा। और फिर हॉरिजॉन्टल में बैलेंस कर दो, ही ना। दोनों को हम तो बोलेंगे डिवाइड मार दो। तो दोनों को अगर डिवाइड कर देगा तो 4/3 इज 6G/N1 आ रहा है 45। G के जगह 10 डाल देंगे। तो सिस्टम दोनों मिला के लिए किसी भी डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर सकते थे, तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कर दिए, ठीक ना।
तो जीजीपीएस का बताया 3 मार्च से, नहीं 4 मार्च से। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टेंशन, find the minimum possible tension in the string 2, in the string 2. ये दिया है देखो, तो 2 इंक्लाइंड वॉल है, उसी से रस्सी 1 और 2 अटैच्ड है। तो स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर कनेक्टेड टू 2 इंक्लाइंड वॉल्स। स्ट्रिंग 90 डिग्री पे है विद द वॉल। तो स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर एट 90 डिग्री टू द वॉल। ठीक, 6 न्यूटन। टू में बोला है ना। ई एंगल कितना होगा सोचो तो, 90 माइनस थीटा। ई वाला 53। ई मान लो T2, ई मान लो T1, और ये हो गया वेट, है ना। फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, है ना। फिर वर्टिकल में बैलेंस कर देते हैं, ठीक। अब यहां से ना T2 निकाल लो थीटा के टर्म्स में, गेट T2 इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहां से T1 आ जाएगा, cos 53 कितना होता है, 3/5, ठीक है ना। T1 इसको ले जाके यहां पे डाल दो, ठीक है, देखो तो यहां से T1 निकाल के इसमें पुट किया है। अब इस एक्सप्रेशन से देखो, वी कैन गेट T2। इन आ रहा है,
दिस इज T2 एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब सोच के देखो T2 का मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा? नीचे वाला मैक्सिमम। एक तो है ही कि T2 इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो T2 को अगर मिनिमम करना है तो तुम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करो। लेकिन मैथ्स में एक और चीज होता है, ये जो देख रहा है डिनोमिनेटर में, हाँ मैथ्स में ये चीज पढ़ा होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको डायरेक्ट यूज कर लो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इतना होता है, तो मैक्सिमम मिनिमा से बच जाएगा। तो देखो इसको अगर मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा? मैक्सिमम। और इसका मैक्सिमम वैल्यू वहां से लिखो 5, तो इसके जगह डाल दो 5, तो पूरा चीज हो जाएगा 6, ठीक ना? तो 6 न्यूटन विल बी द मिनिमम पॉसिबल टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग। ये फिजिक्स में बड़ा कॉमन है वो रिलेशन, बहुत बार मिलेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट लिखो। द सिस्टम इज रिलीज्ड, the system is released from rest, the system is released from rest, neglect friction। पहला ऑप्शन है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग मोशन is 20 Newton, tension in the string during motion is 20 Newton। दूसरा ऑप्शन है acceleration of blocks during motion is 5 meter per second square, is 5 meter per second square। तीसरा है ब्लॉक बी, ब्लॉक बी रीचेज ग्राउंड, ब्लॉक बी रीचेज ग्राउंड इन 2/√5 सेकेंड, इन 2/√5 सेकेंड। और चौथा है all the above statements are incorrect, all the above statements are incorrect। पहला है टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग मोशन इज 20 न्यूटन, और जी जब तक कुछ बोलेंगे नहीं 10 लेके बनाते जाना, ठीक ना? तुमको फर्स्ट दिन देख रहे हैं, क्या नाम हुआ? अच्छा अच्छा ठीक। तुम लास्ट क्लास नहीं आई थी ना? तो दोनों ब्लॉक रेस से स्टार्ट किया है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। एक एक्सटर्नल फोर्स भी अलग से लगा रहा है 10 न्यूटन का। मोर देन वन आर करेक्ट। हाँ ABC, ABC।
ए बी एंड सी आर करेक्ट। देखो ये नहीं सोचना है कि सर जेई मेंस और नीट बोलते हैं और मल्टीपल करेक्ट करवाते हैं। मल्टीपल करेक्ट को सिंगल करेक्ट बनाने में समय नहीं लगता है। 4 गो ऑप्शन देगा, वो 4 जो दिए ना उसके अलावा और 4 गो। ए एंड बी आर करेक्ट पहला ऑप्शन, ए बी एंड सी आर करेक्ट दूसरा ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट तो नहीं बोल पाएगा क्योंकि चौथा ऑप्शन थोड़ा अजीब टाइप का है। तो इस पे नहीं जानना है कि मल्टीपल करेक्ट है कि डेसिमल टाइप है कि मैट्रिक्स मैच है, वो सब बस वेराइटी है क्वेश्चन का, ठीक ना। सीखना है मेन कॉन्सेप्ट, और वेराइटी पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि मल्टीपल सिंगल बन सकता है, मैट्रिक्स मैच भी सिंगल करेक्ट बन सकता है, पॉसिबल है नहीं। जैसे जेई एडवांस में बहुत बार मैट्रिक्स मैच दे के उसको बना देता है सिंगल करेक्ट, नहीं। जैसे ए को कोई सही होगा, ए का इससे मिला, बी का उससे मिला, सी का उससे मिला, ऐसा ऐसा 4 गो ऑप्शन सेट कर देगा। खैर, तो सबसे पहले ना इसका एक्सेलरेशन पता करो। तो देखो एक यहाँ लगेगा 4g, तो इसका एक्सेलरेशन तुम लिख सकता है। टेंशन भी पूछा है ना, ठीक है। तो मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे, इसका एक्सेलरेशन राइट साइड, ठीक है। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखोगे तो 40 माइनस टेंशन इज 4a। फिर इसके लिए लिखो t माइनस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, होगा ना। यहां से a और t निकाल लो, तो a कितना आ रहा है 5 और t 20, ठीक है ना। अब देखो एक और पूछा था ये कब टकराएगा ग्राउंड से। तो रेस से स्टार्ट किया है, 2 मीटर नीचे गिरना है, एक्सेलरेशन पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना आ रहा है टाइम 2/√5, ठीक है ना। हल्का था नहीं, हल्का रहता है जेईई मेंस में, तो बहुत हल्का हल्का रहता है। याद रहेगा तो सब हल्का है क्या, हल्का एडवांस में भी रहता है, ऐसा नहीं है। और ऐसा ऐसा भी छोटा छोटा क्वेश्चन एडवांस में पाया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब भारी भरकम रहता है। इस बार का तो अच्छा ही मतलब हाँ, बहुत टफ नहीं रहता है। देखो इवन एडवांस में भी हम देखे हुए हैं ना, हार्डली 20-30% क्वेश्चन रहेगा जो देखने में लगेगा कि हाँ वर्थ जेईई एडवांस्ड, बाकी नॉर्मल ही रहता है। थोड़ा कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक ना। थोड़ा मैथ्स में ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जेईई एडवांस का पेपर, हम जो पर्सनली फील किए हैं, मैथ्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मतलब नॉर्मल तरीका से मैथ्स का बहुत क्वेश्चन बनबे नहीं करता है, वो जब सॉल्यूशन देखोगे तबे लगेगा अच्छा इससे बनाना था, और वैसा मेथड आज तक लगे भी नहीं किए होगे। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट तो पता ही रहता है। हाँ वही कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमेशा। देखो लॉज ऑफ मोशन का सब सवाल, एफबीडी, फोर्स इक्वेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन, खत्म। उसके अलावा कुछ होता थोड़े। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो याद करने का चीज़ है, इनऑर्गेनिक बहुत समय बचाता है। इनऑर्गेनिक को कभी इग्नोर मत करना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्योर जीके है मेरे हिसाब से, प्योर जीके। समय बचेगा, मार्क्स फेचिंग है,
दूसरे जगह समय दो, दूसरे जगह जैसे मैथ्स कैलकुलेटिव होता है, फिजिक्स कैलकुलेटिव होता है, फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेटिव होता है। बहुत लोग को हम देखें इनऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर करता है, तो उससे बहुत समय भी बचता है। इतना ही नहीं, केमिस्ट्री में लोग बहुत कम समय देता है और ज़्यादा मार्क्स उठा लेता है। सबसे ज़्यादा फिजिक्स या मैथ्स में देता है, और नॉर्मली हम देखें ज़्यादातर लोग मैथ्स में ज़्यादा समय देता है, तो समय लेता है मैथ्स। लिखो, अ लिफ्ट इज गोइंग अप, अ लिफ्ट इज गोइंग अप whose speed versus time graph, whose speed versus time graph is as shown. Find the tension in the rope, find the tension in the rope pulling the lift at 27 seconds, at 27 seconds if total mass of lift and passengers, total mass of lift and passengers is 500 kg, is 500 kg। g को 9.8 लेना, टेक g इक्वल टू 9.8। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है उस लिफ्ट का। ट्वेंटी 27 सेकेंड पे पूछा है। नहीं, जीरो नहीं, कुछ तो आंसर दिया है। कितना है? नहीं देखना, किलो, अच्छा किलो न्यूटन में आंसर देना। नहीं, लिख लो लास्ट में आंसर इन किलो न्यूटन, आंसर इन किलो न्यूटन। इंटीजर है, परफेक्ट इंटीजर। जी को 9.8 ध्यान देना, ठीक है, जी 9.8 लेना और आंसर किलो न्यूटन में देना। फोर। ठीक, 4। बताओ तो ये जा किधर रहा है लिफ्ट? ऊपर। अब देखो v यहां पे प्लस में दिया हुआ है, जा ऊपर रहा है, क्वेश्चन बोला था, और उसी v को यहां प्लस में दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, वो ये मान के बना हुआ है कि ऊपर क्या लेना है? प्लस। ठीक है। अब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो मास कितना था? तो ये हो गया वेट, ये हो गया टेंशन इन द रोप। ठीक है। और 27 सेकेंड पे सोचना, इस समय देखो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। इस लाइन का स्लोप पता करो, निगेटिव में। इस लाइन का स्लोप निगेटिव में।
कितना है स्लोप? तो -9/5। यही बेसिकली एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन माइनस में इसका मतलब ये हुआ कि किधर एक्सेलरेट कर रहा है? नीचे। मतलब ये पूरा चीज जा जरूर ऊपर रहा है, लेकिन स्पीड धीरे धीरे घट रहा है। वो ग्राफ से भी दिख रहा था। मतलब नेट फोर्स किधर होना चाहिए? नीचे के तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। तो लिख दो वेट माइनस टेंशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे +9/5 लिखना, ठीक ना? क्योंकि माइनस बस यही बता रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है। तो +9/5 नीचे के तरफ आ रहा है ना? तो ये आना चाहिए 4000 न्यूटन। किलो न्यूटन में बोला था, तो आंसर 4 किलो न्यूटन। ठीक है। बीस सेकेंड पे टेंशन कितना होता है? 20 सेकेंड पे टेंशन कितना होता है? 20 सेकेंड पे 500 जी। देखो 20 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0, मतलब टेंशन विल बी बैलेंस्ड बाय mg, तो टेंशन विल बिकम 500 जी। जी को 9.8 लोगे तो कितना आ रहा है? 4900, 4.9। उसी तरह चाहोगे तो 5 सेकेंड पे निकाल सकते हो। 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना? 9/10। किधर? ऊपर। तो लिखते हैं टेंशन माइनस mg इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक ना? नेक्स्ट लिखो। At the moment shown, acceleration of block B is 4 meter per second square. Acceleration of block B is 4 meter per second square towards right. If F is suddenly removed, find the instantaneous acceleration of A and B just after this. Instantaneous acceleration of A and B just after this. और ये डायग्राम देखो दिया हुआ है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, 2 स्प्रिंग है, स्मूथ सरफेस है, और ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल।
तो जब ये F लग रहा है तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है किसी एक का, किसका दिया हुआ है, किधर, राइट, कितना है 4। तो देखो ये कहानी है जब फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन बोला है जैसे ही फोर्स हटाओगे तो ए और बी का एक्सेलरेशन बताना है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला तो होता है K इंटू एक्सटेंशन या कंप्रेशन। ऐसे K यहाँ गिवन नहीं है, तो यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। एक चीज बताओ तो, राइट स्प्रिंग में कितना टेंशन है अभी, 6, या बोलो इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना है, 6। देखो बी का बात करते हैं, तो बी पे एक 6 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है, डायरेक्शन सही है ना। ई भी कुछ लगा रहा होगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हुआ, 8, मतलब 8 न्यूटन नेट फोर्स होना चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां से तो यही दिख रहा है कि 6 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब जरूर ई लगा रहा होगा कितना, किधर, राइट वर्ड। मतलब ये वाला स्प्रिंग 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा, ताकि टोटल फोर्स हो जाए 8, विच इज मास इंटू एक्सेलरेशन। अब सोच के देखो, ये एक्सटेंशन में होगा या कंप्रेशन में, कंप्रेशन में। देखो अगर ये एक्सटेंडेड होता ना तो बी को खींचता अपने तरफ, ए को भी खींचता उधर, लेकिन देखो ये धक्का मार रहा है बी को, ये तभी होगा जब स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस्ड। इसका मतलब ए पे पक्का ही लगा रहा होगा कितना, 2 लेफ्ट की तरफ। देखो क्वेश्चन बोला है कि उस फोर्स को लगाना बंद कर दो, तो तुम जैसे ही इस फोर्स को लगाना बंद कर दोगे ना, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स भी लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि इसमें स्प्रिंग फोर्स इसीलिए था क्योंकि तुम यहां पे एक पुलिंग फोर्स लगा रहे थे। इसका मतलब ई अब कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि ये फोर्स ही अब नहीं है। लेकिन ये जो स्प्रिंग है, इसका लेंथ तुरंत तो नहीं बदल सकता है, इसमें जो भी कंप्रेशन होगा वही कंप्रेशन यहां पे अभी भी है। अभी भी मतलब कब, इसके हटाने के जस्ट बाद। तो इसको हटाने के जस्ट बाद तुरंत इसका लेंथ विल नॉट चेंज, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट विल नॉट चेंज। मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा था ना, वो अचानक से चेंज नहीं करेगा, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स नेवर चेंजेज एब्रप्टली, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स चेंज होने के लिए 2 चीज चेंज होना होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट या नहीं तो उसका लेंथ। तो वो चीज तो यहां क्लियर है कि ये तुरंत तो नहीं होगा चेंज। इसीलिए ये जो फोर्स लगा रहा था वही फोर्स अभी भी लगेगा एफ को हटाने के तुरंत बाद।
तो अब सोच के देख लो, इस पे नेट फोर्स कितना, 2, इसका मास कितना, तो एक्सेलरेशन किधर किधर, लेफ्ट। इस पे नेट फोर्स किधर, राइट। मास कितना, तो एक्सेलरेशन किधर, ये। तो ए का एक्सेलरेशन 1 लेफ्ट के तरफ और बी का एक्सेलरेशन 1 राइट के तरफ। दिस इज वैलिड फॉर द सिचुएशन जस्ट आफ्टर द फोर्स एफ इज रिमूव्ड। सर जैसे वो 6 न्यूटन लग रहा है, तो ये तो जरूरी नहीं रहा होगा कि एक्सटेंडेड होगा ये वाला। ना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया ना। हाँ, जब तुम फोर्स लगा दोगे, ठीक ना, स्प्रिंग पे, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सटेंडेड ही होगा तभी उसमें 6 न्यूटन का टेंशन डेवलप होगा। ये लेकिन तभी होता है जब डायरेक्ट तुम स्प्रिंग पे फोर्स लगा दो, अदरवाइज नहीं, ठीक ना, रेयर है वो। नेक्स्ट लिखो। Initially the system is in equilibrium. Initially the system is in equilibrium. Find the acceleration of each block. Find the acceleration of each block just after the string, just after the string between A and ground is cut. Just after the string between A and ground is cut. तो उसी क्वेश्चन का बड़ा भाई है, ठीक ना, इसमें रस्सी भी लगा दिए हैं। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम बोला है, तीनों ब्लॉक का मास सेम है, हर एक ब्लॉक पे ना फोर्स बैलेंस करो।
तो इसी को काटना है ना। तो उसमें बताओ तो सबसे पहले बैलेंसिंग करेंगे हम। तो मान लो यहाँ से शुरू करते हैं। इस mg को कौन बैलेंस करेगा? स्प्रिंग फोर्स। तो किधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स? ऊपर। इसका मतलब सेम स्प्रिंग फोर्स इस पे किधर लगेगा? डाउनवर्ड। तो ये जो mg दिखाए हैं ये स्प्रिंग फोर्स है। अब इसका अपना वेट है ना, ये बैलेंस हो जाएगा इस टेंशन से। मान लो T1, सेम टेंशन यहाँ आएगा, फिर यहाँ इसका वेट होगा, और फिर एक ये टेंशन लग रहा होगा अगेन कितना? mg। बैलेंसिंग कर दिया है बस, ठीक है। जैसे ही ये रस्सी काटोगे ये वाला, तो ये टेंशन लगना फिर बंद हो जाएगा। देखो इन सब क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसमें जो स्प्रिंग फोर्स था स्प्रिंग में वो चेंज नहीं करेगा। जस्ट आफ्टर एनी ऑफ द स्ट्रिंग इज कट, चाहे तुम इसको काटो चाहे तुम इस रस्सी को काटो, इसका वाला स्प्रिंग फोर्स इमीडिएटली नहीं बदल सकता है, ठीक ना। तो जैसे ही इसको काटा T1 ऊपर लग रहा है, हाँ टेंशन है ना इस पे, तो टेंशन तो अवे फ्रॉम बॉडी ना। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखना, तुम काटे इसको हो, ये टेंशन चेंज हो सकता है। मतलब रस्सी वाला टेंशन कैन चेंज एब्रप्टली, पर स्प्रिंग फोर्स नेवर चेंजेज एब्रप्टली। इसका मतलब ये स्प्रिंग फोर्स तो वही होगा, कितना? mg। सेम स्प्रिंग फोर्स इस पे, ठीक ना। अभी स्प्रिंग फोर्स दिखाए हैं, वेट दिखा दो। ई टेंशन कुछ भी हो सकता है, नया टेंशन मान लेते हैं T, ठीक ना। इस पे टेंशन T, इस पे एक वेट mg। तो रस्सी वाला टेंशन इंस्टेंटली चेंज हो सकता है, स्प्रिंग वाला फोर्स कभी भी इंस्टेंटली नहीं बदलता है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट तुम लोग जानते हो कि जो ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड होगा, जैसे देखो ये वाला और ये वाला है ना रस्सी से कनेक्टेड, तो इन दोनों का एक्सिलरेशन पक्का क्या होगा? सेम होगा, ये मस्ट है। तो मान लेते हैं इसका एक्सिलरेशन ऊपर, तो इसका किधर? नीचे। अभी कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर ही हो, अगर ये नीचे मानता तो इसको फिर ऊपर कर देते। अब इक्वेशन सोचो, इसके बारे में क्या लगता है देख के? व्हाट इज नेट फोर्स? मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या बोलोगे? 0। तो c का एक्सेलरेशन तो 0 होगा। अब यहां पे सोचो, फोर्स इक्वेशन लिखो, तो 2mg माइनस टेंशन इज m। उसी तरह इस पे लिखो, है ना, सॉल्व कर दो। तो कितना आ रहा है? ये आ गया g/2 ना, और टेंशन आ गया 3mg/2। खैर हमको ए से मतलब था। देखो ये चीज दिख गया कि T है 3mg/2, और उसी रस्सी में पहले टेंशन था कितना? 2mg। तो ऊपर वाला रस्सी में टेंशन बदल गया है। ऐसे आंसर हम लोग का हो गया कि B का एक्सेलरेशन नीचे होगा g/2, A का एक्सेलरेशन ऊपर होगा g/2, और C का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो जो ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड होगा उनका एक्सेलरेशन रिलेट करने के लिए रोप कंस्टेंट है।
ठीक ना। जिस स्प्रिंग को ना तुम काटे हो, ठीक ना, तो उस स्प्रिंग में हमेशा ध्यान रखना स्प्रिंग फोर्स विल नॉट चेंज ऑल ऑफ ए सडन, ठीक ना। तो जस्ट आफ्टर वाला जो भी क्वेश्चन होता है ना, उस सब का मेन कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट लिखो। स्प्रिंग को काटते थे तो चेंज होता था। हाँ, देखो अगर उस स्प्रिंग को काट दिया, मान लो बोला स्प्रिंग को ही काट दो, तो स्प्रिंग को जहां काटा स्प्रिंग फोर्स तुरंत जीरो, ठीक ना। दो गो रस्सी जो बचेगा उसमें टेंशन कैन चेंज। तो मान लो अगर बोलता है स्प्रिंग काटो और अब एक्सेलरेशन बताओ, तो वो भी एक क्वेश्चन होता, ठीक ना। सेम मतलब कब? सेम एज T1 नहीं, काट देने के बाद ऊपर वाले में सेम थ्रू आउट, तो विल दैट सेम बी सेम एज T1? हाँ, तब ठीक। तो काटने के बाद ऊपर वाले में नया टेंशन सेम थ्रू आउट, लेकिन वो सेम विल नॉट बी सेम एज T1, ठीक ना। नेक्स्ट लिखो। टू monkeys A and B, two monkeys A and B of equal mass M can climb strings as shown. Can climb strings as shown. Find acceleration of A with respect to rope such that block remains stationary. It is given that monkey B is just holding the string. Monkey B is just holding the string. देखना मंकी बहुत टफ है बनाना जी, ठीक है, फिर भी नहीं चलेगा। छोटा हो गया जो चूहा लग रहा है। चलेगा, केकड़ा हो गया नहीं। B is holding the string. ब्लॉक स्टेशनरी है मतलब परमानेंट रेस्ट पे रखना उसको, एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, मतलब 5m विल नॉट एक्सेलरेट एज सीन फ्रॉम ग्राउंड. मंकी बी इज होल्डिंग द रोप, मतलब मंकी बी का नो रिलेटिव मोशन
विथ रेस्पेक्ट टू रोप इन हिज हैंड, ठीक ना। तो मंकी बी जो है वो रस्सी पे चढ़ नहीं रहा है, वो बस उसको पकड़ के वहीं खड़ा है। ई हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि बी भी रुका हुआ है एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, लेकिन बी का देयर इज नो रिलेटिव मोशन विथ रेस्पेक्ट टू रोप इन हिज हैंड। और ए का पूछा है एक्सिलरेशन, रिलेटिव टू कौन, देखो तो रोप, मतलब ए रस्सी पे क्लाइंब कर रहा होगा। तो ए इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू रोप, बी इज नॉट मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू रोप, और ब्लॉक इज नॉट मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन बात का ध्यान रखना बस। नहीं नहीं, 5 ना, ठीक, 10 आंसर है। देखो क्वेश्चन बोल दिया है कि इसका एक्सेलरेशन कितना लेना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 0। तो इसको तो परमानेंट रेस्ट पे रखना। अब एक काम करते हैं, देखना, मान लेते हैं ये जो रस्सी है ये नीचे जा रहा है, हो सकता है ऊपर भी जा रहा हो, कुछ भी मान के बना सकते हो। तो मान लिए ए के हाथ में जो रस्सी है वो नीचे जा रहा है, तो सोचो फिर ई रस्सी किधर जाएगा, कितना एक्सेलरेशन से, ए। अब सोच के देखो, इसका एक्सेलरेशन 0 है, ई वाला रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन पुली ऊपर भाग रहा है ए से, तो सोचो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2a ऊपर, रोप कंस्टेंट से, ठीक ना। तो इसका एक्सेलरेशन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड इज 2a। अब एक काम करो, ये जो मंकी है इसका एक्सेलरेशन मान लो AR है, AR मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रोप, जो पूछा है, मतलब मंकी ऊपर के तरफ क्लाइंब कर रहा है विथ एक्सेलरेशन AR विथ रिस्पेक्ट टू रोप, जो खुद किधर जा रहा है, नीचे। अब देखना इसका FBD बनाते हैं। तो इसका FBD तुम ग्राउंड फ्रेम में भी बना सकता है, इसका FBD तुम इस रोप के फ्रेम में भी बना सकता है, दोनों ऑप्शन ओपन है। देखो दोनों हम दिखा दे रहे हैं। ये मान लो है विथ रिस्पेक्ट टू रोप, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू रोप अगर बात करेगा तो सोच के देखो, तो ये रोप जा किधर रहा था, नीचे। तो इस पे स्यूडो लगाएंगे कि नहीं, किधर, इसके उल्टा, तो एक स्यूडो ऊपर लगाओगे, ये FBD विथ रिस्पेक्ट टू रोप बन रहा है, वेट फिर एक टेंशन, है ना।
अब देख लो ये एफ बी डी किसके रेस्पेक्ट में है, और रोप के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना है। इक्वेशन देखो ऐसे लिखेंगे, होगा सेम एफ बी डी इसी मंकी का तुम देखो ग्राउंड फ्रेम में ही बना सकता है। तो ग्राउंड फ्रेम में बताओ तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ए माइनस ए आर नीचे, या बोलो ए आर माइनस ए ऊपर। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर बात करें तो इसका एक्सेलरेशन है ए आर माइनस ए ऊपर बोलो, या ए माइनस ए आर नीचे बोलो। लेकिन जब भी एफ बी डी ग्राउंड फ्रेम में बनाएगा तो स्यूडो फोर्स कभी नहीं दिखाना है, तो फिर सिर्फ क्या क्या दिखाएंगे, टेंशन और एमजी। और इक्वेशन देखो ऐसे लिखेंगे। अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो दोनों एक ही इक्वेशन फाइनली दे रहा है, तो कोई एक इक्वेशन लिखो। अब आ जाओ इधर, देखो हम लोग इसमें टेंशन टी लिया है नहीं, तो इसमें टेंशन कितना, तो इसमें T/2। सोचो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेगा, 5mg इक्वल टू T/2। इसके लिए सोचो ग्राउंड फ्रेम में, तो T/2 ऊपर, mg नीचे, m इंटू 2a। एक इक्वेशन 2 और 3, तीनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, ये दोनों रिडंडेंट है, कोई एक लिखना है। बस हम ये दिखाना चाह रहे थे कि तुम विथ रेस्पेक्ट टू रोप स्यूडो लगा के लिखो, या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विदाउट स्यूडो लिखो, फाइनल इक्वेशन एक ही होता है। ए आर पूछा था ना जी, तो वो आएगा 11G। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। Two blocks are released. Two blocks are released from rest on a horizontal table. Two blocks are released from rest on a horizontal table such that 1 kg mass just hangs from the edge of table. Just hangs from the edge of table. Find the distance between the points. Find the distance
between the points where the two blocks hit the ground, assuming that the blocks do not bounce after collision with the ground. Do not bounce after collision with the ground. और ये टेबल ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक ना, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है। ये जो टेबल दिख रहा है हवा में नहीं है, दिस इज ऑन द ग्राउंड। तो वही क्वेश्चन बोला है कि ग्राउंड पे जहां स्ट्राइक करेगा दोनों ब्लॉक उसके बीच का दूरी बताओ। तो 1 kg समझ रहे हैं ना कहाँ पे है, कैसे 1 kg? वो देखो एकदम ही कोना में ऐसे करके लटका हुआ है, जस्ट द 1 kg एकदम एज पे है, छोड़ोगे तो किधर भागेगा? स्ट्रेट नीचे। और ये 8 kg वो सरफेस पे राइट साइड स्लाइड करेगा। मतलब इसी का अगर 2D व्यू का बात किया जाए तो देखो कहानी सिंपल ऐसे सोच सकते हो। ये ना 2D में इस तरह से कुछ, और यही अच्छा है। तो 1 kg वर्टिकली नीचे जाएगा, लेकिन टेंशन लगेगा, ध्यान रखना 1 kg पे भी। और 8 kg राइट साइड स्लाइड करेगा टिल द टाइम इट इज ऑन द टेबल टॉप। अच्छा, जब 1 kg टकराएगा ग्राउंड से तब 8 kg टेबल टॉप पे होगा कि हवा में आ जाएगा? जब 1 kg ग्राउंड से टकराएगा, कितना गिरने के बाद टकराएगा? 3 मीटर। और उससे कहीं ज्यादा लेंथ है रस्सी का, देख लो। नहीं, अगर लेंथ रस्सी का 3 मीटर से कम होता ना
तब 1 kg टकराने के पहले 8 kg हवा में आ जाता है, नहीं? यहाँ लेंथ रस्सी का h से काफी ज्यादा है, तो बाई द टाइम 1 kg फॉल्स बाई 3 मीटर, 8 kg भी स्लाइड करेगा 3 मीटर से, इट विल स्टिल रिमेन ऑन द टेबल टॉप। टकराने के बाद 1 kg बाउंस नहीं करेगा, मतलब रस्सी अचानक से फिर क्या हो जाएगा? विल इट रिमेन टाइट और विल इट गेट स्लैक? स्लैक। तो जैसे 1 kg टकराएगा ना, रस्सी ढीला हो जाएगा, और रस्सी जहां ढीला हुआ 8 kg अभी भी टेबल टॉप पे है, उसका स्पीड फिर चेंज नहीं करेगा। कब तक? जब तक वो टेबल टॉप पे ही चल रहा है और किनारा तक ना पहुंच जाए, नहीं? सोचो लेंथ अगर होता मान लो 8 मीटर, रस्सी का लेंथ 8 मीटर, तो ब्लॉक गिरा 3 मीटर, 8 kg भी स्लाइड किया 3 मीटर, अभी भी किनारा तक पहुंचने में कितना मीटर चलना है? 5 मीटर। तो वो 5 मीटर अब वो चलेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब वो किनारा पे पहुंचेगा तब फिर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन और वो हवा में उड़ जाएगा, ठीक ना? तो ये इसका कहानी है। शुरू करो। नहीं, सर तो इस समय मतलब ये है, क्या बोलते हैं, रेस से छोड़ा है? टेंशन है? नहीं, इस समय टेंशन मान लो कि 0 है लगभग, लेकिन जैसे छोड़ेगा ना तुरंत टेंशन आएगा। जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज टेंशन विल कम इनटू पिक्चर। 1 kg जब तक टकराएगा नहीं ग्राउंड से तब तक टेंशन चेंज भी नहीं करेगा। सोच के देख लो क्यों। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ गए हो ना? नहीं, चेक करो कहीं। आंसर इंटीजर है ऐसे परफेक्ट। देखो तो यही ना FBD होगा जब तक टकराएगा नहीं। तो एक्सेलरेशन निकालो। तो G माइनस टी बराबर A, T बराबर AT। A कितना आ गया? G बाई 9। लास्ट में डाल देंगे G को। तो A आ गया G बाई 9। नहीं, हाँ 2। ठीक, अब पता करो कि किस स्पीड से टकराएगा। तो एक डायग्राम देखो यहाँ बना देते हैं। मान लो जब टकराएगा तो सोचो यहाँ E था, यहाँ E ग्राउंड पे पहुँच गया, तो किस स्पीड से टकराएगा? तो किस फॉर्मूला से निकलेगा? तो बेस्ट है लगा दो v² इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। तो v आ गया अंडर रूट 20/3, ही ना? कैलकुलेशन चेक करते रहना, ठीक है ना? तो इस स्पीड से टकराया, ये रुक जाएगा, ये अब उसी स्पीड से चलेगा।
क्योंकि कुछ इसको अभी और भी चलना बाकी है। तो जब ये अब उड़ेगा ना, सोचो यहां से जब ये उड़ेगा कौन, 8 kg, तो उसके पास इनिशियल स्पीड यही होगा और ये कहीं यहां जाके लैंड करेगा। ठीक है, तो 8 kg का फाइनल लैंडिंग यहां है। तो अब इक्वेशन लिखो, तो लिखो h बराबर हाफ GT², ये ना प्रोजेक्टाइल वाला, और ई दूरी मान लो कुछ x है, तो x बराबर v इंटू टी, है ना। तो फाइनली आंसर तुम्हारा x होने वाला है, क्योंकि 1 kg यहां लैंड किया, ये ना गिरा, और 8 kg यहां लैंड किया, तो x इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो देख लो 2 आना चाहिए, एग्जैक्ट आ रहा है ना। सर हम ऐसे किए थे कि वो 1 kg ब्लॉक 3 मीटर नीचे गिरेगा, तो उतने देर में वो भी 8 kg ब्लॉक भी 3 मीटर शिफ्ट होगा, एक्सेलरेशन थ्रू आउट उसका 10/9 रहेगा, और टाइम जितना टाइम में 1 kg ब्लॉक नीचे गिरा उतना ही टाइम में वो, अच्छा हाँ गलती हो गया, मतलब उतना टाइम में हम वहाँ तक लेते आए थे, बाकी तो आगे अच्छा, बढ़ा है। समझ गए, ठीक। x2 आना चाहिए, थोड़ा अच्छा था नहीं, लेकिन इक्वेशन सब वही है, देख लो कितनों अच्छा कर दो, इक्वेशन सब वही है, कुछ नया नहीं होना है। फिजिक्स का सबसे बढ़िया एडवांटेज कुछ लिमिटेड इक्वेशन से चलता है वो, और खासकर मैकेनिक्स में वैरायटी बहुत है, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो तुमको क्वेश्चन का सीक्वेंस समझ में आना चाहिए, बोलना क्या चाह रहा है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, और फिर दूसरा टास्क होता है कि इक्वेशन किसी तरह से लिखने का दम खम होना चाहिए, और भी गलती किए बिना। और देखो एक के बारे में आंसर जो आता है वो सही मानते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़े पता चलता है। मान लो कोई बोला 4, तब ना हम बोले नहीं, तो उसको लगा अच्छा नहीं, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, तुम करोगे एक बार में, मान लो 4 आया, तुम 4 मारोगे, दोबारा थोड़े देखोगे। तो इसीलिए एक्यूरेसी मैटर करेगा, एक्यूरेसी पे हमेशा ध्यान रखना। और अब तो देखो क्या है कि मान लो जेई मेंस में भी आजकल आने लगा है उस टाइप का, डेसिमल टाइप भी नहीं कर दिया है। इस बार का जो तुम लोग का टेस्ट पेपर रहेगा मंडे का, उसमें 5 गो सब्जेक्टिव रहेगा, समझे, जिसका आंसर इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है, क्योंकि हमको ज़्यादातर लग रहा है यही पैटर्न इस बार का रहने वाला है। 20 सिंगल करेक्ट और 5 इंटीजर कर दिया तो बहुत अच्छा, वो आसान हो जाता है, इंटीजर कर दिया तो। डेसिमल सबसे खतरनाक है, और इंटीजर भी अगर 0 से 9 है तब तो बेस्ट है। और एगो होता है कि इंटीजर में 110, हाँ, तो वो कर दिया तो फिर तो टफ हो जाता है वो। इसीलिए आप सोचें तुम लोग जो भी टेस्ट लेंगे देख लेते हैं, अगर वो आ गया मान लो कि 5 + 5 तो वो भी कर देंगे, और नहीं तो 20 सिंगल और 5 सब्जेक्टिव, जेई मेंस का पैटर्न है वही रखेंगे, क्योंकि 30 सिंगल करेक्ट आने का चांस बहुत कम है, समझे। वो जमाना अब लगता है ख़त्म हो गया है। पिछला वाला ही पैटर्न रहेगा, पिछला में ऑप्शनल था ना, ऑप्शनल हमको नहीं लगता है रखेगा।